हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। आइए हम बात करते हैं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं और यहाँ से नंबर पकाना भी बहुत आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो संख्या पद्धति को समझने से पहले उसका ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानना। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में बच्चों अंक जानेंगे, अंक क्या होते हैं। अंक के बाद संख्या के बारे में हम बात करेंगे। संख्या से ही क्या बनती है, समिश्र संख्या। ठीक है, समिश्र संख्या को जानेंगे। फिर बच्चों समिश्र संख्या आगे चलकर दो भागों में टूट जाती है, किसमें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, किसमें टूटती है बच्चों, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या आगे चलकर दो भागों में टूटती है, किसमें बच्चों, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है, और अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के नाम से भी अपरमेय संख्या को जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या जो आगे बच्चों टूटेगी, परमेय संख्या तीन भागों में जाके आगे टूट जाती है, किसमें, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के नाम से भी प्राकृतिक संख्या को जानते हैं। पूर्ण संख्या यानी इसको होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर इसी में क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक बच्चों आगे चलकर इन संख्याओं में टूट जाता है, किसमें, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, आड नंबर। विषम संख्या को आड नंबर के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य संख्या, जिसको बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या फिर सह अभाज्य संख्या के रूप में ये टूटेगा, और फिर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा ओवरव्यू कि हमें संख्याओं के बारे में इतना हमें जानना है। अगर इन संख्याओं को हम अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, वो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नंबर क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अंक की। अंक की बात करते हैं बच्चों। अंक, अभी मैंने कहा भी था कि अंक को डिजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिजिट। डिजिट के नाम से भी अंक को जानते हैं। संख्या पद्धति में जो अंक होते हैं बच्चों, ये 0 से लेके 9 तक के अंक होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 0 से शुरू होते हैं। यानी ये जो अंक शुरू होंगे बच्चों, कहाँ से शुरू होंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि संख्या पद्धति में जो अंक होते हैं वो कहाँ से शुरू होंगे, 0 से लेके 9 तक में क्या हो जाएंगे, वो पूरे जो अंक होंगे 0 से लेके 9 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो 0 भी हो गया आपका, 1 भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो आपने जाना कि संख्या पद्धति में टोटल अंक कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं, जो कि 0 से शुरू होंगे और 9 तक रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि अंक क्या होते हैं। अब अंक के बाद आती है बात बच्चों संख्या की, क्योंकि संख्या का जो निर्माण ही होता है वो अंकों से ही मिलकर होता है। किसी भी संख्या का अगर आप निर्माण करेंगे बच्चों, तो वो या तो 2 या 2 से अधिक अंकों की सहायता से मिलकर बनेगी। ठीक है, किससे मिलकर बनेगी बच्चों, 2 या 2 से अधिक अंकों की सहायता से मिलकर ही निर्मित होगी वो संख्या। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं संख्या की। संख्या, जिसको आप लोग जानते हैं, इसको नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर्स के नाम से भी संख्या को जानते हैं, नंबर। ठीक है, मैंने कहा
कि किसी भी संख्या का निर्माण किससे होगा बच्चों? अंकों से होगा। किसी भी संख्या का निर्माण जो होगा वो अंकों से होगा, वो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। कैसे? मैंने आपसे कहा 2456। तो अब ये बताइए 2456 जो मैंने लिखा ये क्या है? इन्हीं अंकों की सहायता से लिखा ना मैंने क्या लिखा? 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, 6 लिखा। इसी को सम्मिलित रूप से मैंने क्या पढ़ा? 2456। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 10, तो 10 भी देखिए बच्चों किससे निर्मित हुई? इन्हीं अंकों से निर्मित हुई। फिर मैं बात करता हूँ यहीं पे किसकी? 5 लाख की। मैंने क्या किया? 5 लाख की बात कर रहा हूँ। किसकी बच्चों को बात कर रहा हूँ? 5 लाख की। ठीक है, तो देखिए ये जो 5 लाख भी मैंने लिखा ना, तो 5 लाख भी किससे लिखा? मैंने इन्हीं अंकों की सहायता से लिखा। तो यहाँ तक आपने समझा कि किसी भी संख्या का जो निर्माण होता है बच्चों वो अंकों की सहायता से होता है। इन्हीं अंकों की, यानी कौन से अंक? जो 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, इन्हीं अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप कि आपने ये बात यहाँ तक समझ ली। ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि यहाँ तक तो हो गई संख्या, लेकिन सर यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ प्रश्न कैसे उठाएगा एग्जामिनर? तो प्रश्न बनाने के लिए उसके पास देखिए सबसे बेटर तरीके क्या होते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वो पूछेगा, प्रश्न जो पूछेगा बच्चों कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो कहेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसने क्या पूछा बच्चों आपसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो अब ये बताइए मुझे 0 से लेकर 9 तक के अंकों में कौन सा अंक सबसे बड़ा है? आप मुझे बताइए कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों में सबसे बड़ा कौन सा अंक है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो अंक दिख रहा है हमें 9 दिख रहा है। ठीक है, 9। तो हमने क्या किया? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 2 बार 9 का क्या कर देंगे? उतारा कर देंगे, उतार देंगे 2 बार, तो ये बना क्या? 99। अब आपके दिमाग में आता होगा बच्चों कि 99 ही क्यों लिया गया? जाहिर सी बात है ये आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए आप समझिए, मैंने कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं 99 के आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन सी संख्या आएगी? 100 आएगी। तो जो कि क्या है ये भाई 2 अंकों की है। 100 कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की हो गई, क्योंकि देखिए 1 है 2 0 है तो 3 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए ना, और जो कि 100 क्या है? 99 से बड़ा भी है, तो हमें तो 2 अंकों की संख्या चाहिए। अगर हम उसके पीछे आते हैं बच्चों, हमने यहाँ रखा 98। आप कहेंगे कि 98 तो ले सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हमने कहा, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या कहा प्रश्न ने? कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 98 क्या है? 99 से छोटा है, इसलिए हम 98 को ना लेके क्या लिए? 99 लिए। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई कि 99 क्यों लेते हैं। क्योंकि 99 इसलिए लिया गया क्योंकि 98 तो 99 से छोटा है, और 100 क्या हो जा रहा? बड़ा हो जा रहा। वो भी कितने अंकों का हो जा रहा? 3 अंकों की। यहाँ बात हो रही है 2 अंकों की। ये बात आपको समझ में आ गई। फिलहाल आपको सीधे शब्दों में समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9 का उतारा ले लेंगे। अगर आपसे कहा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 3 बार 9 का उतारा ले लेना है। अगर आपसे कहा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 का कितनी बार उतारा ले लेंगे बच्चों? 5 बार उतारा ले लेंगे। कितनी बार 9 का उतारा ले लेंगे बच्चों? 5 बार उतारा ले लेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या प्रश्न पूछा गया? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या कहेंगे? 7 बार 9 का क्या कर लेंगे? उतारा ले लेंगे। कितनी बार बच्चों उतारा ले लेंगे 9 का? 7 बार उतारा ले लेंगे।
तो अब ये देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या का निर्माण किससे होगा, तो 9 से होगा। ठीक है, अब बात आती है, आपके समझ में इतना आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण किस अंकों की सहायता से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपसे एक अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो आता है आपके एग्जाम में, तो वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, क्या पूछ सकता है बच्चों, कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मुझे बच्चों ये बताइए कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 0 से शुरू कर दें। नहीं बच्चों, 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या नहीं है, ना 0 सबसे छोटा अंक है। क्यों? क्योंकि 0 को हम छोटा अंक इसलिए नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि 0 जो आया अंक सिस्टम में, ये बाद में आया है, और बाद में किसने जोड़ा, एक भारतीय गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 0 का आविष्कार किया और उन्होंने 0 के महत्व को समझा। तो 0 को तो हम ले नहीं सकते, तो 0 के बाद कौन सी संख्या आती है, 1 आती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन बनी, 1 अंकों की। तो आपके दिमाग में 1, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर बात कर रहा 2 अंकों की, तो 1 के साथ हम अगर 0 लगा दें तो 10 हो गया। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गई, 10। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 ही क्यों लिया गया, और भी संख्या ले सकते हैं हम, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, क्यों? ये बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी ना। तो देखिए क्यों हमने 10 लिया, इस बात को आप समझिए। मैंने कहा 10 ले लिया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। तो 10 के पहले देखिए बच्चों क्या आएगा, 9 आएगा ना। 9, बात हम कर रहे हैं 2 अंकों की, जबकि 9 क्या है, 1 अंक की है। तो 1 अंक की संख्या नहीं चाहिए हमको, 2 अंक की संख्या चाहिए। और 10 के बाद अगर हम देखें तो कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी। तो 11 जो कि क्या है, 10 से बड़ी है। तो इसलिए हमने क्या किया, 11 10 से बड़ी है, और 9 जो है 10 से छोटी है और 1 अंक की संख्या है, जबकि 11 2 अंक की संख्या है, जबकि 10 से ये छोटी है, 10 से बड़ी है। इसलिए हमने 10 को क्या किया, 2 अंकों की संख्या मानी। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 10 तो ले लिए, अगर प्रश्न बनाने वाला ये पूछ ले आपसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बच्चों क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 के साथ 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो कितने अंकों की संख्या निकल के आ गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई। अब 3 अंकों की संख्या, इसी तरह इसको भी आप समझ लीजिए कि सर आपने 100 ही क्यों माना। तो देखिए 100 के पहले कौन सी संख्या आती है, 99 आती है। ठीक है, 99 आई, और 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी बच्चों, 101 आएगा। ठीक है, 101 आया। अब आप मुझे ये बताइए कि 100 कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, और 99 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। बात आपसे क्या पूछी जा रही है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 99 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 3 अंकों की है नहीं, ये 2 अंकों की संख्या है। और 101 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके पहले क्या आता है, 100 आता है। 100 क्या है, जो कि 101 से छोटा है। इसीलिए 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 100 हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम किसी भी छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो 1 तो बच्चों हमें लगाना है, 1 को हम काउंट करेंगे। 1 के बाद कितनी संख्या की आवश्यकता, अभी 4 संख्या की, तो हम 4 बार क्या कर देंगे, इसमें बच्चों 0 लगा देंगे। 4 बार क्या लगा देंगे बच्चों, 0 लगा देंगे। तो ये कितने अंकों की संख्या निकल के आ गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई। अगर बात करें एग्जामिनर कि 7 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो फिर हमें क्या करना, वही करना है। 1 तो हम काउंट करेंगे ही, 1 के बाद हमें कितने अंकों की अभी आवश्यकता है, 6 अंकों की आवश्यकता है। तो 6 बार हम इसमें क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। 6 बार क्या कर दिए बच्चों, 0 लगा दिए। तो
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे छोटी संख्या का निर्माण होता है और किस प्रकार बड़ी संख्या का निर्माण होता है। आपने यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और मैंने भी समझाने का आप लोगों को प्रयास किया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं संख्या के बाद हमारी जो अगली संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है भैया? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, अब इसको आके हम देखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सम्मिश्र संख्या की। ठीक, सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को बच्चों क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम्प्लेक्स नंबर, सॉरी। सम्मिश्र संख्या को जो बच्चों बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं सम्मिश्र संख्या की। सम्मिश्र संख्या या इनको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? कम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ये वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का क्या होती हैं? मिश्रण होती हैं। किसका मिश्रण होती है बच्चों? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होती हैं। इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इनको अगर हम प्रदर्शित करें तो कैसे लिखेंगे? तो इसको निरूपित करने के लिए हम किस रूप में लिखेंगे? a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे बच्चों? a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा a सर क्या है और आई बी क्या है? a यहाँ पे बच्चों क्या है? a यहाँ पे वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे आई बी कैसी संख्या है? आई बी जो है बच्चों आपकी काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या बच्चों? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, यानी अब आप कहेंगे वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की बात करेंगे तब बच्चों आपको सम्मिश्र संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यानी इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या कैसे बनती हैं? सम्मिश्र संख्या मैंने कहा भी कि ये वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण से बनती हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 धन 5 आई। ठीक है, तो देखिए मैंने a की जगह पे क्या रख दिया? 4 रख दिया, और b की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 5 रख दिया, और i यहाँ पे जो करते हैं रख दिया। i, अब आप सोच रहे होंगे i क्या है? तो i बच्चों यहाँ पे आइटा है। इसको क्या बोलते हैं? i को आइटा बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं i को? यहाँ पे आइटा बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे तो हम इसको i ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? 4 धन 5 आइटा। 4 धन 5 आइटा कैसी संख्या है? एक यह सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ तक ये अभी समझ में नहीं उतना ज़्यादा आया होगा। अब जब मैं आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं बताऊंगा तब आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। बात करते हैं बच्चों हम वास्तविक संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बच्चों किस नाम से जानते हैं? रियल नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं वास्तविक संख्या को? रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक संख्या की क्या क्या कंडीशन होती हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या का एक निश्चित मान होगा। क्या होगा बच्चों? एक इसका निश्चित मान होगा। वो कोई भी संख्या होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी? कोई ना कोई संख्या जरूर होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरी बात, जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर कैसा मान देगी बच्चों? धनात्मक मान देगी। जब हम वास्तविक संख्या में, इसकी कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन इसने कहा कि इसका एक निश्चित मान होगा। क्या होगा? संख्या का एक निश्चित मान होगा।
निश्चित मान होगा। निश्चित मान का मतलब क्या मैं यहाँ पे निकल के आ रहा है बच्चों, निश्चित मान का मतलब होता है जैसे या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या दशमलव में 2.5 होगी, या ऋण में 2.4 होगी, या कुछ भी होगी, वो क्या होगा, एक उसका एक निश्चित मान होगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा ये क्या होगी, जब हम कि इन संख्याओं का क्या करें, संख्या का वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पे बच्चों कैसा निष्कर्ष देगी, कैसा रिजल्ट देगी, यानी वो धनात्मक मान देगी। यानी कैसा, वर्ग करने पे क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों कैसा आएगा, धनात्मक मान होगा। यानी जो भी संख्या आएगी, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पे कैसा मान देगी वो बच्चों, धनात्मक मान देगी। जैसे इसको समझ लीजिए कि कैसे वो धनात्मक मान देगी। मैंने कहा वर्गमूल 25, ठीक है, वर्गमूल 25 है। जैसे मैंने इसका क्या किया, वर्ग किया, तो वर्ग का सीधा सीधा आप फंडा समझिए, जब भी हम वर्गमूल में वर्ग कर देते हैं, वर्गमूल में, यानी ये वर्गमूल का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इस वर्गमूल का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग क्या कर देगा, इस वर्गमूल को काट देगा। यानी इसके अंदर हम कोई संख्या रख लेते हैं, मान लो 25 ही रख दी हमने, 25 रख दिए। जैसे हमने इसका वर्ग किया तो वर्गमूल क्या कर देगा, इसके स्क्वायर जो होगा, यानी वर्ग जो होगा, वर्गमूल को काट देगा। तो क्या निकल के आएगा, 25। अब 25 कैसी संख्या निकल के आ रही है, धनात्मक संख्या निकल के आ रही है। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे धनात्मक संख्या निकलती हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर पॉइंट है, ये जो संख्याएं जो होंगी, ये वास्तविक संख्याएं कभी भी अनंत नहीं होंगी। अनंत का मतलब समझ में आ रहा है, यानी इनका एक निश्चित मान होगा। ठीक है। यानी ये कैसी संख्या होंगी बच्चों, ये एक अनंत नहीं होंगी, यानी इनका मान क्या नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। वास्तविक संख्या का मान बच्चों अनंत नहीं होगा। यानी ये मैंने क्या कहा कि ये संख्या क्या होंगी, अनंत नहीं होंगी, यानी इनका कोई ना कोई निश्चित मान होगा, अनंत नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है, आपने समझा कि वास्तविक संख्या की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, कि वास्तविक संख्याओं का एक निश्चित मान होगा। अगर संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर कैसा मान देगी, ये धनात्मक मान देगी। जैसे मैंने समझा भी दिया कि कैसे वर्ग करते हैं। फिर तीसरी कंडीशन मैंने बताया कि ये संख्याएं कभी भी अनंत नहीं होंगी, और इसलिए अनंत नहीं होंगी क्योंकि वास्तविक संख्या का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा बच्चों। तो आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी अगली संख्या की। वास्तविक संख्या के बाद जो बच्चों संख्या आती है वो आती है काल्पनिक संख्या। ठीक है। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। कौन सी संख्या आएगी बच्चों, आगे जो संख्या की हम बात कर रहे हैं वो है काल्पनिक संख्या की। ठीक है। काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किसकी बात करनी बच्चों, हमको काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या। ठीक है। मैंने इसको क्या कहा कि काल्पनिक संख्या को किस नाम से और जानते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसकी कंडीशन ये होती है कि यह जो संख्या होगी, अगर संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे कैसा मान देगी बच्चों, ऋणात्मक मान देगी। मैंने क्या कहा कि अगर संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे बच्चों ये ऋणात्मक मान देगी। इसकी फर्स्ट कंडीशन जो निकल के आई, यानी संख्या का वर्ग करने पे, जब हम संख्या का क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। अगर हमने संख्या का वर्ग किया तो वर्ग करने पे कैसा मान देगा बच्चों, ये ऋणात्मक मान देगा। कैसा मान देगा बच्चों, ऋणात्मक मान देगा।
जैसे मैंने कहा कर्णी ऋण का 3, कर्णी ऋण का 3। तो कर्णी ऋण का 3 का आशय क्या निकल के आया? जैसे मैंने कहा कि कर्णी ऋण का 3, और जैसे ही हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इस संख्या का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पे कैसा मान देगी बच्चों? ये ऋणात्मक मान देगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया था कि जब हम किसी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल स्वतः क्या हो जाता है, कट जाता है या समाप्त हो जाता है। उसकी कहानी यहीं से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वर्गमूल कब तक रहता है? जब तक हम उस संख्या का वर्ग नहीं करते। जैसे ही हम वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने वर्ग किया तो वर्गमूल क्या हो, स्वतः समाप्त हो गया और संख्या कैसी निकल के आ गई, ऋणात्मक निकल के आ गई। कैसी संख्या निकल के आ गई बच्चों? ऋणात्मक संख्या, ऋण का 3 निकल के आया। आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। दूसरी बात, इसको हम आइटा से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक संख्या को बच्चों हम आइटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? आइटा से प्रदर्शित करेंगे, आइटा। अब आपके दिमाग में आता होगा आइटा से क्यों प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आइटा नामक वैज्ञानिक ने, यानी आइटा नामक गणितज्ञ ने क्या किया था, इमेजिनरी नंबरों को सॉल्व करने का प्रयास किया था और वह इसमें सफल भी रहा। कैसे? आइटा ने बच्चों कहा कि हम क्या कर लेते हैं, आइटा ने जो कहा, उसने कहा कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? आइटा ने कहा कि मान लेते हैं आइटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, वर्गमूल। आइटा बराबर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे बात करनी थी आइटा की। उसने कहा कि आइटा स्क्वायर बराबर मान लिया क्या, ऋण का 1 मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? आइटा ने कहा कि आइटा स्क्वायर बराबर मान लिया हमने ऋण का 1। ठीक है, उसने क्या किया था, माना था। अब देखिए फिर उसने कहा कि आइटा बराबर क्या हो जाए, ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पे क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल क्या हो जाएगा, कर्णी ऋण का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये आइटा ने इतना माना था, उसने इसको प्रूव भी किया था। चूँकि हमें उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं कि कैसे उसने प्रूव किया, जहाँ आवश्यकता है जो आवश्यकता मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ऋण का 3 आई है, कर्णी ऋण का 3 है। ठीक है, अब इसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया, जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे उन्होंने सॉल्व किया। मैंने कहा कि कर्णी ऋण का 9 ले लिया। अब मैं पूछूं कर्णी ऋण के 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप तो ऐसे जवाब दे नहीं पाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम सर इसको क्या मान लें, क्या लिख सकते हैं, ऋण का 3 लिख सकते हैं। नहीं बच्चों, ये क्या है, गलत तरीका है, इसको हम इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके सॉल्व करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना। तो जो तरीका है, उसने आइटा नामक जो गणितज्ञ हुए, उन्होंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। उन्होंने इसको हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, इसके लिखने का तरीका क्या हो सकता है? इसको हम ये लिख सकते हैं, ऋण का 9 है, कर्णी 9 गुणे कर्णी ऋण का 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? अगर हम इसको कर्णी 9 गुणे कर्णी ऋण का 1 का अगर गुणा करें तो क्या निकल के आएगा, रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, कर्णी ऋण का 9 निकल के आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कर्णी 9 है, तो इसको ये किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है। कर्णी 9 जो है 3 का वर्गमूल है, तो हमने 3 रख दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, कर्णी ऋण के 1 को हमने क्या मान के रखा है, आई माना, यानी आइटा माना है। तो ऋण के 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, आइटा। तो क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पे
3i जो निकल के आए ये क्या होगा, यानी कर्णी ऋण 9 का क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि कर्णी ऋण 9 का वर्गमूल क्या निकल के आया बच्चों, 3i निकल के आया। ठीक है, अब बात करते हैं 3i जो निकल के आए। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि हमने क्या किया कि काल्पनिक संख्याओं को समिश्र संख्याओं को पढ़ते समय मैंने बताया कि आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं, समिश्र संख्याओं को a प्लस IB के रूप में लिख सकते हैं, a प्लस IB के रूप में लिख सकते हैं। तो यही जो i है ना बच्चों, यही आइटा है, इसी को आइटा कहते हैं। और ये IB जो निकल के आई ना बच्चों, ये IB क्या निकल के आई, काल्पनिक संख्या निकल के आई। और ये क्या निकल के आई बच्चों, ये वास्तविक संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ये कैसी संख्या थी बच्चों, ये वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या थी। और ये कैसी संख्या थी, IB जो थी कैसी संख्या थी बच्चों, काल्पनिक संख्या थी। तो आप लोगों ने यहाँ तक जाना कि कैसे हम काल्पनिक संख्याओं को हल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णी ऋण का 3 कौन सी संख्या है, तो आपका जवाब होगा बच्चों, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करने पे ऋणात्मक मान देती है तो वह संख्या कैसी संख्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको अपरिमेय संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को आप लोगों ने पढ़ा भी है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो अब बात करते हैं परिमेय वास्तविक संख्या जो आगे चल के टूटेगी बच्चों, किस में टूटेगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में टूटेगी। किस में टूटेगी बच्चों, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में टूटेगी। तो हम बात करेंगे अब किसकी बच्चों, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को किस नाम से और जानते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं बच्चों, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हम जो बच्चों बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो बच्चों, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। यानी किस रूप में होंगी बच्चों ये संख्या, p/q के रूप में होंगी। यानी कहने का मतलब मेरा कि ये भिन्न के रूप में होंगी। किस रूप में होंगी बच्चों, भिन्न के रूप में होंगी। मैंने इसकी फर्स्ट कंडीशन जो निकल के आ रही है यहाँ पे बच्चों, ये कैसी संख्या होंगी, p/q यानी p/q के रूप में होंगी, अर्थात ये भिन्न के रूप में होंगी। किस रूप में होंगी बच्चों, भिन्न के रूप में होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसी संख्या है वो सब, तो इसके एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप। मैंने कहा 22/7, 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये किस रूप में है, p/q के रूप में है। फिर मैंने कहा 2/3। ठीक, तो इसी प्रकार ये आगे क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये p/q के रूप में होंगी। दूसरी बात इसमें कहा, वास्तविक संख्या की जो दूसरी कंडीशन निकल के आ रही है बच्चों, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मैंने दूसरी बात कहा कि परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या की बात जो हम करें, जैसे कर्णी 9, कर्णी 9 किसका वर्गमूल है बच्चों, 3 का। 3 का वर्गमूल क्या है, कर्णी 9 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कर्णी 16, कर्णी 16 किसका वर्गमूल है बच्चों, 4 का। फिर हम बात करते हैं कर्णी 36, तो कर्णी 36 भी बच्चों किसका वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है। तो इसी प्रकार यानी ये कैसी संख्याएं होंगी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। परिमेय संख्या की दूसरी कंडीशन निकल के आई बच्चों कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसी संख्या होंगी बच्चों, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे निकल के आ रही है बच्चों,
तीसरी कंडीशन जो निकल के आ रही है वो यह कह रही है कि यह कैसी संख्या होगी परमेय संख्या, शांत या अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि शांत या अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या क्या होती हैं। तो शांत दशमलव संख्या ऐसी दशमलव संख्या बच्चों, शांत दशमलव संख्या की बात अगर की जाए, ऐसी दशमलव संख्या जो किसी भी दशमलव के बाद, किसी अंक के दशमलव के बाद वो क्या हो जाती हैं, जो संख्या आएगी वो स्थिर हो जाएगी, या तो 2 बार चलेगी या 3 बार चलेगी, चलने के बाद वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यानी एक क्या होगा, उसकी एक समय सीमा होगी और उस समय सीमा में क्या हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 2.5, तो 2.5 बच्चों क्या है, दो के बाद क्या लगा दशमलव, दशमलव के बाद 5 की जो 5 संख्या आई, 5 के बाद फिर देखिए इसकी पुनः रिपीटिंग नहीं हुई, यानी ये रुक गई, 5 में जाके क्या हो गई, रुक गई। अब मैंने कहा 3.25, तो 3.25, 3 के बाद देखिए क्या आया, 2 आया, दशमलव के बाद क्या आया, 2 आया, फिर 5 आया, 5 के बाद क्या हो गई, ये रुक गए। तो यानी ऐसी संख्याएं जो क्या हो जाएं, दशमलव के बाद कुछ दूरी चलने के बाद वो क्या हो जाएं, रुक जाएं, तो वो शांत दशमलव संख्या होती हैं। यानी ऐसी दशमलव संख्या, साधारण शब्दों में आप समझें कि यानी कुछ दूरी चलने के बाद वो क्या हो जाएं, रुक जाएं। तो जब वो रुक जाएंगी तो ऐसी दशमलव संख्या क्या कहलाएंगी, शांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। अब बात आती तो शांत दशमलव संख्या हो गई। फिर हम अशांत दशमलव संख्या क्या होती है सर, अशांत दशमलव संख्या बच्चों ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद, अशांत दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अशांत दशमलव संख्या की बात नहीं, शांत या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, आवृत्ति दशमलव संख्या। यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए थे, उसको मैं लिखे दे रहा हूँ, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो मैंने क्या कहा, शांत दशमलव संख्या होगी, या तो कैसी होंगी, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या की बात क्या होती है बच्चों, जैसे मैंने कहा 0.333, और ये क्या हो रही हैं, ये शांत नहीं हो रही हैं, क्या हो रही, 3 की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद होती चली जा रही है, वो रुक नहीं रही है। तो ऐसी दशमलव संख्या क्या होती हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो अगर आपको कहीं इस तरह की संख्या दिख जाए कि 0.333, फिर क्या हो सकता है 0.222, यानी ये कहाँ तक चली जाए, रुके ही ना। तो ऐसी दशमलव संख्या क्या होती हैं बच्चों, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या होती हैं। ये भी क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या P/Q अर्थात भिन्न रूप में हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा 22/7, 2/3, ये सभी की सभी क्या हैं, परमेय संख्या हैं। फिर मैंने कहा कि परमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जैसे कर्णी 9, कर्णी 16, कर्णी 36, और ये आगे इसी तरह बढ़ती रहेंगी। ठीक है। फिर मैंने बात की कि यह तीसरी कंडीशन जो है परमेय संख्या की, शांत या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या हो सकती हैं। तो शांत संख्या को मैंने बताया कि दशमलव के बाद एक निश्चित समय सीमा के बाद ये क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं रुक जाएंगी, तो उन्हें शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 2.5, 3.25। देखिए